ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, जब हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें हमें हमें तो कई फेजेज़ में इसमें पढ़ना पड़ता है ना? जैसे इसमें सबसे कठिन फेज़ जो हो जाता है, हमारे लिए जो हो जाता है, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत ही टफ वाला भी पोर्शन होता है थोड़ा-सा। तो अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो सही मायनों में देखें तो 1915 से लेकर के 1947 तक जो ये वाला जो फेज़ होता है ना हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से जो है क्वेश्चन्स आने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं पीटी और मेंस दोनों में, ठीक है? अभी यदि हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हम लोग इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ने क्या वाले हैं, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट फेज़ 1922 से 1929 तक हम लोग चलने वाले हैं आज, है ना? और 1929 में 1922 से लेकर 1929 में हम लोग चलने वाले हैं और इसमें देखिए ये पीरियड बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखोगे इसमें हमें जो कई चीज़ें हमें एक देखने को मिलती हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें इसमें देखिए अ, हमें सबसे पहले तो कांग्रेस के अंदर थोड़ा-सा आइडियोलॉजीज़ में जो परिवर्तन आता है, विचारों में जो परिवर्तन आता है ना, तो उनमें थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है? और यदि हम बात करें तो इसी बीच यानी कि 1922 से 29 के बीच में आप देखो थोड़ा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी जो है एक्टिव एक्टिव हो जाती हैं और ब्रिटिश भी थोड़े से जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, है ना? ब्रिटिश भी थोड़े से क्या हो जाते हैं, अपना रुख जो है भारतीयों के प्रति थोड़ा-सा नरम रख लेते हैं और इसमें इसी बीच हम देखेंगे इसी दौरान कमिटी और कमीशन्स वगैरह बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि भई ब्रिटिश का नरम रुख हो गया। इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट जो होता है, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना? ये जो स्वराजिस्ट मूवमेंट जो चलता है 1922 से 1929 ठीक है? इसमें जो स्वराजिस्ट पार्टी उभर कर के आती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए उस चीज़ को, उस फेज़ को पढ़ना। तो हम लोग आज का जो टॉपिक है हमारा स्वराजिस्ट वर्सेस नो चेंजर्स, है ना? जैसे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे भई स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब यदि हम इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ें तो हमें इसमें थोड़ा-सा इसके पीछे की घटनाएँ थोड़ी-सी पता होनी चाहिए, तभी हम इस पॉइंट को कनेक्ट कर पाएँगे। जब हम देखें तो हम लोग 1922 से 1929 का इतिहास जानने जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा-सा 1915 और 1920 के बीच में यहाँ पे किस प्रकार से गतिविधियाँ घट रही हैं, ठीक है? किस प्रकार से इवेंट घट रहे हैं, वो हमें थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है ताकि हम इस पॉइंट को कनेक्ट कर पाएँ। इस वाली टाइमलाइन को हम लोग कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है? समझ में आ गया? तो अब जैसे अगर मैं आपको बताऊँ भई, हम जानते हैं भई 1914 से लेकर के, है ना? 1914 से लेकर 1918 में जो हमारा फर्स्ट बैटल ये होता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना? जिसको हम लोग द ग्रेट वॉर कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध इस पीरियड के दौरान में घटित होता है ना? अब इसका इम्पैक्ट भी भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता ही है ना? विश्व की घटनाओं का भारत के इतिहास पर अक्सर जो है प्रभाव पड़ता ही है, इम्पैक्ट उसका डलता ही है। अभी 1914-1918 में जब ये ग्रेट वॉर चल रहा था, है ना? आप जानते हैं कि ये ग्रेट वॉर देखिए किस-किस के बीच में हो रहा है, तो सेंट्रल पावर्स यहाँ अब मैंने लिखा हुआ है सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर जो मित्र राष्ट्र हैं। मित्र राष्ट्र में आ जाता है तुम्हारा फ्रांस हो गया, है ना? और ये ब्रिटेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, है ना? रशिया, इटली, जापान, है ना? और आगे चल के यूनाइटेड स्टेट भी इसमें आ जाता है मित्र राष्ट्रों में। और उसमें सेंट्रल पावर्स जैसे कि ऑटोमन एम्पायर, है ना? सेंट्रल पावर के भी ऑटोमन एम्पायर या मेन अगर देखें तो जर्मनी, है ना? ऑस्ट्रिया हंगरी, है ना? और बुल्गारिया ये सब ये करेंट इनको कहते हैं सेंट्रल पावर और अब जो दूसरा मैंने पहले बताया था वो एलाइड पावर है। इनके बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध चलता ही है ना? तो अब यहाँ पे ये था कि जो हमारे भारत की स्थिति भारतीय लोगों का क्या मानना था इस पर, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उनका क्या मानना था। तो इनका रुख जो है हमारे जो इंडियन है ना, यहाँ पे जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट जो लीडर थे, है ना? इंडियन नेशनलिस्ट जो लीडर थे ना, भाई उनका अप्रोच यहाँ पे ये थी कि भाई हम कहीं न कहीं इन्होंने जो है इस प्रथम विश्व युद्ध में कहीं न कहीं ब्रिटिश का साथ दिया था। अब साथ इसलिए दिया था क्योंकि आप देखोगे साथ इसलिए भी दिया था कि इनसे ये उम्मीद थी ब्रिटिशर्स से, नेशनलिस्ट हमारे लीडर्स को कि हमारे लिए कोई ना कोई अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर के आएँगे आगे जाके, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर के आएँगे, हमारे बारे में थोड़ा सोचेंगे। इसलिए जो है हमारे जो जो भारतीय सैनिक सैनिक हैं, है ना? इन्होंने भी इस युद्ध में काफ़ी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। और यदि हम देखें 1915 के आस-पास देखिए 1915 में आपको पता है
1915 में जो है गांधी जी रिटर्न हो जाते हैं इंडिया की तरफ, है ना? यानी कि गांधी जी अपना जितना भी प्रोग्राम वगैरह वो अफ्रीका में अपना एक्सपेरिमेंट कर करके अपना सत्याग्रह जैसे उन्होंने आंदोलन किए थे वहाँ पे, है ना? नॉन कोऑपरेशन भी उन्होंने वहाँ सफल हुए थे, तो वहाँ पे पॉपुलैरिटी मतलब इन्होंने गेन करने के बाद भी वो इंडिया वापस आए थे 1915 में, है ना? किसी दिन अफ्रीका की जर्नी गांधी जी के बारे में हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग का मेन टॉपिक है स्वराजिस्ट मूवमेंट, तो इसको हमें नहीं देखना तो इसको हमें नहीं भूलना है, ठीक है? अभी आप देखिए 1915 में गांधी जी का भी थोड़ा-सा नरम रुख था ब्रिटिशर्स की तरह कि अभी ये लोग थोड़ा-सा बिज़ी हैं, है ना? वॉर वगैरह, युद्ध वगैरह लड़ने में, तो हम लोग को अभी कोई भी मूवमेंट नहीं करना चाहिए और थोड़ा-सा अ, पॉलिटिकल वैक्यूम हम कह सकते हैं, इस दौरान हमें देखने को मिलता है। अब यदि हम बात करें, देखिए इंडिया की सिचुएशन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, है ना? यदि हम लोग देखिए, अब यदि मैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो इंडिया की स्थिति क्या थी, है ना? तो आपको पता है जब भी वर्ल्ड वॉर वगैरह युद्ध वगैरह होता है तो भैया किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो तो बिल्कुल चली जाती है गड्ढे में, है ना? तो हमारे भारत की इंडियन इकोनॉमी जो बिल्कुल डाउन में जा रही थी, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था भारत के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट जो है भारत के अंदर बहुत, है ना? फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा मात्रा में था और भारत की स्थिति देखिए तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, है ना? अ, इन्होंने तो ब्रिटिशर्स ने तो भारत के पैसों से ही कहीं न कहीं अपना वॉर में सप्लाई पूर्ति करी थी, ठीक है? अब यदि हम देखें तो अब आशा तो ये थी कि ब्रिटिश जो है अब हमारे लिए कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आएँगे, संवैधानिक सुधार लेके आएँगे, ठीक है? और हमारे लिए कुछ रिफॉर्म वगैरह लेके आएँगे, सुधार लेके आएँगे और कुछ जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, स्वराज हमें आगे प्रदान करेंगे, ठीक है? तो ऐसा हुआ तो बिल्कुल नहीं, है ना? इसके बदले में जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जिसकी ये लोग आशा कर रहे थे, भारतीय जिसकी आशा कर रहे थे इंडियंस, बट ये तो हुआ नहीं, बदले में क्या हुआ? देखिए, ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, अभी आपको बताऊँ मैं, कैरेट, है ना? कैरेट और स्टिक पॉलिसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। अभी कैरेट और स्टिक पॉलिसी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। गाजर और छड़ी का प्रयोग, है ना? जैसे आपने सुना होगा एक गधा नहीं होता है, गधे को अगर हम गाजर दिखा के गधा तो आगे बढ़ता है ना? मतलब वो आगे बढ़ता है, बट उसको स्टिक भी मारते रहते हैं हल्का-हल्का, इस प्रकार से एक अ, थीसिस हम लोग कह सकते हैं ये। तो कैरेट और स्टिक पॉलिसी यही थी। अभी कैरेट यानी कि गाजर उन लोग के लिए थी जो जो ब्रिटिश के थोड़ा-सा रुख ब्रिटिश की तरफ तो थोड़ा-सा उनके साथ में जो थे या उनकी सोच से थोड़ा मिलते-जुलते थे, हम ये कह सकते हैं। और स्टिक उनके लिए थे जो जो हमारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उनके उनके लिए ब्रिटिशर्स ने स्टिक पॉलिसी का इस्तेमाल किया, छड़ी का इस्तेमाल किया। कैसे? अब देखिए जो कैरेट कैरेट के रूप में ये लेकर के आए, यानी कि गाजर के रूप में लेकर के आए 1919 में, है ना? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है? अब ये नाम के लिए तो सुधार थे बट इसमें कुछ था नहीं। इंडियंस जानते थे कि ये सब बेकार है ना? अभी दूसरा देखिए स्टिक के रूप में यदि हम देखें तो जो रेवोल्यूशनरी, देखिए स्टिक के रूप में अब देखोगे रॉलेट एक्ट लेकर के आए 1919 में, ठीक है? दरअसल 1917 में आपको पता है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई जाती है ब्रिटिश के द्वारा, है ना? और इसमें आप देखोगे तो इसमें जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को रोकने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल जो है लाया गया था, है ना? अब उसके बाद यदि हम देखें तो इस कमिटी ने सिफारिश की थी कि हम जो है जो हमारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इसको कैसे जो है हैंडल करें, है ना? तो इन्होंने सिफारिश दी थी चलो रॉल एक्ट लेके आते हैं उनके लिए। अभी रॉल एक्ट में पता है क्या था? रॉल एक्ट में ये था सीधा सीधा प्रिवेंशन डिटेंशन इसमें दे रखा था। प्रिवेंशन प्रिवेंशन डिटेंशन। प्रिवेंशन डिटेंशन का मतलब होता है कि भई अगर हमें शक होगा कि भई ये फला व्यक्ति जो है वो आगे जाके कोई ना कोई, है ना? कुछ गलत है ना? या गलत करने वाला है, सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ करने वाला है, तो उसको 2 साल की सज़ा हम बिना उसके उठा लेते थे, है ना? उससे पहले मतलब उसके करने से पहले ही उठा लेना। दिस इज़ द प्रिवेंशन डिटेंशन, हाँ। अभी यहाँ देखिए उसके बाद आप देखोगे अभी ब्रिटिशर्स को रॉलेट एक्ट के लिए ये अधिकार मिल गया है ना? बिना अपील, बिना दलील और ना ही वकील के, है ना? अरेस्ट करने के अधिकार ये रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिशर्स को दे दिए, ठीक है? तो इस प्रकार से तो भई अभी भारतीय तो उनको आशा थी कि हमारे लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आएँगे, तो रिफॉर्म के नाम पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म दिए, जो कि बिल्कुल बेकार थे, है ना? कूड़ा थे इनके लिए तो, है ना? इसमें कोई मतलब नहीं था। बट और दूसरी तरफ आप देखोगे रॉलेट एक्ट भी लेकर के आए, है ना? काले कानून। अभी इसमें देखोगे तो अब गांधी जी मैंने आपको बताया था 1915 में तो गांधी जी रिटर्न हो चुके थे, है ना? वापस आ गए थे। गांधी रिटर्न इन इंडिया है टू इंडिया, सॉरी, है ना?
तो अब इन्होंने कहा, और 1915 के बाद ये 1919 का टाइम पीरियड भी हो रहा है ना, टाइम पीरियड चल रहा था। अब आप देखोगे तो काफ़ी आने के बाद सबसे पहले तो अपने गुरु या गोखले के साथ इन्होंने भारत की यात्रा वगैरह करी थी, है ना। पहले एकदम से वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं कूद गए थे गांधी जी। पहले उन्होंने देखा था, सिचुएशन को हैंडल किया था कि भारत की आखिर स्थिति क्या है, ठीक है, वो समझ गए थे। अब इस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं तो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये लाया गया है ना, सॉरी, अब ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है रॉलेट एक्ट लाए जा रहे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाए जा रहे हैं। तो अब गांधी जी देखिए शांत होने वाले थे नहीं, बैठने वाले थे। उन्होंने कहा चलो भैया इसको जो है नॉन वायलेंस तरीके से हैंडल किया जाए, नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस तरीके से इसको हैंडल किया जाए, है ना। और पीसफुली हम लोग क्या करते हैं, पीसफुली यानी कि शांति प्रिय ढंग से हम लोग करते हैं सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह को हम लोग देखिए रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। अभी रॉलेट सत्याग्रह की बात करें, ये पहला मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा, है ना, यहाँ पे इंडिया के ऊपर। तो रॉलेट सत्याग्रह 1900, अब मैं इसको बताऊं कि देखिए 6 अप्रैल संडे का दिन था, 6 अप्रैल 1919 को ये शुरू होता है। और अनफॉर्चुनेटली देखा है तो 19 अप्रैल मतलब कुछ ज्यादा दिन नहीं है, 19 अप्रैल 1919 को ये डिसबैंड कर दिया जाता है गांधी के द्वारा, मतलब रोक दिया जाता है, ठीक है। अब जो रॉलेट सत्याग्रह था 6 अप्रैल को शुरू होता है, संडे का दिन था, और 19 अप्रैल को 1919 को ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब ये रॉलेट सत्याग्रह चालू किया गया था, गांधी जी को पता था कि गांधी जी ये जानते नहीं थे कि जो हमारी जो जनता है, भारतीय लोग हैं, वो अभी ठीक से इसके लिए तैयार नहीं है ना, बड़े से आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं जानते थे। बट अगर जो लोग थे जैसे कि एनी बेसेंट, है ना, जो कांग्रेस के एनी बेसेंट, और हम कह सकते हैं इसके अलावा भी, है ना, तिलक वगैरह, उन्होंने कहा था कि भाई हमें ये करना है, बट इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, सत्याग्रह को करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है, और लोग भी थोड़ा तैयार नहीं है ना। पीपल डिडेंट रेडी टू, है ना, और लोग जो है वो अब सत्याग्रह का मतलब क्या है वो सही से जानते नहीं थे, नॉन वायलेंस का मतलब क्या उस समय नहीं जानते थे, है ना। दरअसल उन्होंने तो अपने प्रोग्राम्स जो है वो अफ्रीका में करे थे, बट भारत में इनके ये पहला प्रोग्राम था, है ना। और इसके बाद देखिए जनता को पता नहीं था, 6 अप्रैल 1919 संडे वाला दिन था, इस ये सिचुएशन थोड़ी सी नॉन वायलेंस की जगह थोड़ा ये हाथ से निकलने लगी, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा वायलेंस हमें दिखने लगा, है ना। बहुत ज़्यादा स्थिति इतनी विपरीत हो गई कि अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि अब ये जो इन्होंने जो स्ट्राइक वगैरह करना शुरू किया, हड़ताल वगैरह करना शुरू किया गांधी जी ने, तो वो अब ज़्यादा पीसफुली चलने वाली है नहीं। देखिए इस प्रकार की स्थिति कुछ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्थिति आ गई थी, ना, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इस प्रकार से सिचुएशन आने के बाद में आप देखो, खासकर पंजाब वाले रीजन में, है ना, जो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है हमारा, जो अपना नॉर्थ इंडिया वाला रीजन, खासकर पंजाब से दिल्ली तक का जो रीजन है, वहाँ पे हैंडल सिचुएशन थोड़ी-सी अनकंट्रोल्ड हो जाती है ना? लोग बिल्कुल सड़कों पर आने लगते हैं, है ना? और अब इसके बाद में देखिए, पंजाब के अंदर आप जानते हैं, पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, या उसको हिंदी में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, उस समय थे माइकल ओडायर, ठीक है? जैसे आप देख रहे हैं, माइकल ओडायर। अभी इन्होंने पंजाब पे जो है लगा दिया मार्शल लॉ, ठीक है? मार्शल लॉ। अब सिंपल सी बात है, मार्शल लॉ लोगों को नहीं पता, है ना? लोग लोग नहीं जानते, लोग बाग जानते नहीं कि व्हाट इज़ मार्शल लॉ, है ना? लेकिन थोड़ा-थोड़ा फिर भी अगर थोड़ा धीरे-धीरे पता चला उनको, है ना? तो अब लोगों का मानना था तो हम तो पीसफुली कर रहे हैं ना, हम तो मतलब शांति प्रिय ढंग से अपनी हड़तालें वगैरह जारी रख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लोग जो है बैसाखी वाले दिन, है ना, बैसाखी वाले दिन, अभी मैंने बताया 6 अप्रैल को ये सत्याग्रह शुरू होता है गांधी जी के द्वारा। अब 13 अप्रैल के दिन जो है लोग जो है शांति प्रिय तरीके से, बैसाखी के दिन था, और वो अपना शांति प्रिय तरीके से जो रॉलेट एक्ट लाया गया था उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। अब आप देखो, जब विरोध कर रहे थे, अब मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ दरअसल होता ये है कि इसमें जो है, जब जब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जब, है ना, स्थिति को हैंडल करने में विफल हो जाती है, तो सीधा जो प्रशासनिक जो भी अधिकार हैं, है ना, वो उस आर्मी को दे दिए जाते हैं। दिस इज़ द मार्शल लॉ। खुशकिस्मत हम लोग ये हैं कि भारत में आज़ादी के बाद अभी तक मार्शल लॉ लगा नहीं है ना? और ये लगना भी नहीं चाहिए, बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है? अब जैसे अब देखिए, अब ब्रिगेडियर जनरल डायर, है ना? इन्होंने इन्हें बुलाया, ब्रिगेडियर जनरल डायर को बुलाया, और कहा गया ठीक है, आप देखो ज़रा हैंडल करो सिचुएशन को क्या है। अब फिर जो है जनरल डायर जाते हैं, है ना, पंजाब में, आप देखते हैं कि आपको मतलब लोगों से कहते हैं तो वो पता नहीं है मार्शल लॉ क्या होता है ना, ये है। अब उन्होंने जो है शांति प्रिय ढंग से जो है, लोग जो है रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, काले कानून का विरोध कर रहे थे, उन्होंने जो है जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग चलवा दी, जिस जिस घटना को, जिस इवेंट को जो है हम लोग क्या कहते हैं,
जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मैसेकर, है ना? अभी ब्रिटिश हुकूमत ने हत्याकांड अंजाम दिया। अब ये देख सकते हो 13 अप्रैल 1919, है ना? अब इसके बाद तो थोड़ा-सा गांधी जी ने क्या कहा, दरअसल गांधी जी ने इस घटना के बाद ना, लोग तैयार नहीं है। गांधी जी ने इसको माना, ये जो घटना है इसको माना मुझसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, गलती हो गई, है ना? मैं नहीं जानता था कि लोग अभी तैयार नहीं है इस प्रकार से, है ना? और इन्होंने कहा अभी हिंसा को जन्म देती है, तो कहते ही है ना? तो इन्होंने जो है डिसबैंड कर दिया अपना जो सत्याग्रह मूवमेंट इन्होंने चलाया था। 19 अप्रैल को ये खत्म हो गया, ठीक है? ये आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह, अब वो खत्म हो गया, ठीक है? इन्होंने डिसबैंड कर दिया और गांधी जी ने इसको एक बहुत बड़ी भूल माना, ठीक है? अब आगे चल के आप देखिए, आगे चल के हुआ क्या। देखिए जनरल डायर के लिए खासकर, अभी जनरल डायर के लिए खासकर एक हंटर कमेटी इसके बाद बनाई जाती है, ठीक है? हंटर कमेटी, अभी हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि क्या भैया, है ना? जैसे आप देख सकते हो हंटर कमेटी एविडेंस डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, 1919 में बनाई गई थी। अभी इसमें पूछा गया कमेटी से, भाई आप जो है क्या हो, तो इनने जवाब दिया था आपको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए ब्रिटिश। अब इसमें हंटर कमेटी में भारतीय भी थे कुछ, है ना? तो इन्होंने उल्टा ये कहा जनरल डायर ने कि भैया ये तो कहो जो गलियां थी वो संकरी थी, पतली थी, वरना मेरा बस तो चलता, मैं तो मशीन गन लेके जाता, इसलिए मैं आर्मी लेके गया, ठीक है? ये तो गलत है, लेकिन फिर भी आप देखोगे अखबार में न्यूज़पेपर में अगले दिन आई कि जनरल डायर को मतलब माफी मिल गई, छूट गया है ना? और इन्होंने कोई आरोप नहीं किया, इस प्रकार से ये छूट जाते हैं इसके बाद। अब इसके बाद जनरल डायर के इस कृत्य को साथ निभाया था कहीं ना कहीं माइकल ओ डायर ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, है ना? तो आप देख पा रहे हैं, सॉरी, ये है महाशय माइकल ओ डायर। अभी आगे जाके आप देखते हो इनकी माइकल ओ डायर जो मैंने आपको बताया, अभी माइकल ओ डायर की आगे जाके ऊधम सिंह, है ना? इनको इनका अंजाम तक पहुंचा देते हैं। तो ये खैर गोली मार देते हैं भाई साहब माइकल ओ डायर को, ठीक है? अब इस प्रकार से ये हो जाता है खत्म। अभी हम लोग अब देखिए 1920 तक आ चुके हैं, धीरे धीरे 1919 1920 तक लगभग आ चुके हैं। इसके बाद में आप देखोगे कुछ और भी चीजें हमें पढ़नी है। अब इसके बाद में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू किया था, 1 अप्रैल 1920 में, है ना? असहयोग आंदोलन, है ना? तो इसको भी हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग स्वराजिस्ट मूवमेंट, जो हमारा जो टॉपिक था आज का, इंडियन नेशनल मूवमेंट फेज 1922 से 1929, द स्वराजिस्ट मूवमेंट, ठीक है? और इसी को हम लोग स्वराजिस्ट वर्सेस नो चेंजर्स भी कह रहे हैं, ठीक है? तो इसको हमें पढ़ना है। इस फेज को पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा ये फेज जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ये बताना बहुत जरूरी था, ताकि हम लोग इस इवेंट को यानी कि इस टाइमलाइन को इससे कनेक्ट कर पाए, ठीक है? अभी हमारी एक घटना हमें और पढ़नी है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जो गांधी जी ने शुरू किया था, उसका ओवरव्यू लेके फिर हम लोग जो है 1922 1929 में द स्वराजिस्ट मूवमेंट पे हम चले जाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ नीलेक्स CSC चैनल पर और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है?